नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है ज्ञान शिक्षा। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये पार्ट 2 है हमारा शांति शिक्षा एवं सहज विकास के बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। अगर आपने हमारा बहुविकल्पी प्रश्न पार्ट 1 नहीं देखा है इस विषय का, शांति शिक्षा एवं सहज विकास के विषय का, तो आपको उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे 5 से 7 तक के अध्यायों के बारे में और इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। तो बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इस जो अध्याय 5 है इसके नाम के बारे में। तो नाम है हमारा इसका दार्शनिक चिंतन एवं तनाव प्रबंधन एवं आंतरिक शक्ति। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जैन धर्म में हिंसा को व्यक्त किया गया है। तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में किसके द्वारा जैन धर्म में हिंसा को व्यक्त किया गया है। तो पहला ऑप्शन है हमारा कषाय, दूसरा ऑप्शन है अयनाचार, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आइए आंसर देख लेते हैं। तो आंसर हमारा है सी, दोनों ही। तो ये इम्पॉर्टेंट है और मैंने बता दिया इसमें सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैंने रखा है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारतीय दर्शन में कितने पुरुषार्थ माने गए हैं। भारतीय दर्शन में कितने पुरुषार्थ माने गए हैं। पहला ऑप्शन हमारा 4, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आई थिंक आपने इसका आंसर चूज कर लिया होगा, तो हम लोग भी आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा ए, 4, अर्थात भारतीय दर्शन में 4 पुरुषार्थों को माना गया है। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है कि नीति मीमांसा के प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला ऑप्शन सत्य, दूसरा ऑप्शन अहिंसा, तीसरा ऑप्शन सत्याग्रह, चौथा ऑप्शन ये सभी। तो आपको बताना है नीति मीमांसा के प्रमुख सिद्धांत कौन सा है, ये कौन से हैं। ओके, तो अब हम लोग इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो आंसर हमारा डी, अर्थात ये सभी। और ये मैं आपको बता देता हूँ, ये शॉर्ट आंसर में भी पूछा जाता है, अति लघुत्तरी प्रश्नों में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें और याद भी कर लें। ओके, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है कि कर्मयोग एवं ध्यान योग की वैज्ञानिक रूप से व्याख्या की है। किसके द्वारा कर्मयोग एवं ध्यान योग की वैज्ञानिक व्याख्या की गई है। तो आपको ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं श्री अरविंद घोष द्वारा, दूसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद द्वारा, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी द्वारा, चौथा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आई थिंक आपने आंसर चूज कर लिया होगा क्योंकि आप सभी लोग इंटेलिजेंट हैं। तो हम लोग भी आंसर देख लेते हैं। आंसर है ए, श्री अरविंद घोष द्वारा यह कर्मयोग एवं ध्यान योग की वैज्ञानिक रूप से व्याख्या की गई है। ओके, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। आपको बताना है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। 2 सितंबर 1869 अर्थात 1869। फिर दूसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1869। फिर तीसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1860। चौथा ऑप्शन है हमारा 5 अक्टूबर 1869 अर्थात 1869। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपने आंसर चूज कर लिया होगा और आई थिंक आपको पता भी होगा पहले से। हम लोग भी आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा बी, 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है कि सबसे प्राचीनतम वेद है। ये क्वेश्चन तो आपको रट्टा ही होगा, डायरेक्ट इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीनतम वेद है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है कि जैन धर्म के प्रवर्तक एवं आदि तीर्थकर माने गए हैं, मतलब कि पुराने, सबसे पुराने कौन से माने गए हैं। तो पहला है हमारा मनुवंश महपति नाभि, दूसरा ऑप्शन है श्री ऋषभदेव, तीसरा ऑप्शन है पार्श्वनाथ, चौथा ऑप्शन है महावीर स्वामी। तो हम लोग आंसर देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बहुत ही कंफ्यूजिंग भी है। ठीक है, जिन लोगों ने ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ा होगा उनको पता होगा कि ये कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ओके, हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं।
तो आंसर हमारा इसका बी है आंसर, बी अर्थात कि श्री ऋषभ देव जैन धर्म के प्रवर्तक एवं आदि तीर्थकर माने गए हैं। ओके, अब हम बात करते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन हमारा कहता है विश्व भारती की स्थापना की है। आपको बताना है कि विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई है, और ये क्वेश्चन हमारा BTC 2016 में पूछा जा चुका है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोटेड डाउन या स्क्रीनशॉट जरूर कर लें। ओके, तो हम इसका आंसर भी जान लेते हैं। पहले ऑप्शन सुन लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा महात्मा गांधी जी द्वारा, दूसरा ऑप्शन है विवेकानंद जी द्वारा, तीसरा ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा, चौथा ऑप्शन है दयानंद सरस्वती द्वारा। तो आपको बताना है विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो आंसर देख लेते हैं। आंसर हमारा है सी, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा विश्व भारती की स्थापना की गई है। हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता है कि गांधी जी ने वकालत की परीक्षा कहाँ से पास की। तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी जी ने वकालत की परीक्षा कहाँ से पास की है। पहला ऑप्शन है जापान से, दूसरा ऑप्शन इंग्लैंड से, तीसरा ऑप्शन भारत से, और चौथा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका से। आपको पता ही होगा, इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, इतना तो पता ही होगा। तो हम लोग भी आंसर देख लेते हैं। तो आंसर हमारा है बी, इंग्लैंड से। गांधी जी ने वकालत की परीक्षा इंग्लैंड से पास की है। ओके, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। पहला ऑप्शन है करमचंद गांधी, दूसरा ऑप्शन है देवदास गांधी, तीसरा ऑप्शन राजीव गांधी, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ये भी आंसर बहुत ही सिंपल है, हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, अर्थात आंसर देख लेते हैं। तो आंसर हमारा है ए, करमचंद गांधी। इसलिए इनका नाम पूरा जो है मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। ओके, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कहता है कि महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था, बताइए। पहला ऑप्शन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें लोग बात कंफ्यूज होते ही होते हैं। अब इसके स्क्रीनशॉट जरूर कर लें। ओके, तो पहला ऑप्शन है हमारा जोधाबाई, दूसरा ऑप्शन है पुतलीबाई, तीसरा ऑप्शन है जीजाबाई, चौथा ऑप्शन है भागीरथी बाई। तो आपको आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आंसर है हमारा बी, तो बी आंसर है पुतलीबाई। ठीक है, तो पुतलीबाई महात्मा गांधी जी की माता का नाम था। ओके, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि गांधी जी का जन्म हुआ था। तो आपको बताना है कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन बिहार में, दूसरा ऑप्शन बंगाल में, तीसरा ऑप्शन गुजरात में, चौथा ऑप्शन डी इनमें से कहीं नहीं। ये भी आपको क्वेश्चन रटा ही होगा, हम लोग डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। आंसर हमारा सी, गुजरात में। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कहता है वेदों की संख्या है। ये भी रटा हुआ क्वेश्चन है, हम लोग डायरेक्ट आंसर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हमारा है आंसर ए, 4। तो हम लोग बात करते हैं 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन कहता है हमसे अंतःरंग साधन है। अंतःरंग साधन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है धारणा, दूसरा ऑप्शन है ध्यान, तीसरा ऑप्शन है समाधि, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और ये क्वेश्चन आपका आंसर आपको पता होगा, ये भी पता होगा, अगर आपने थोड़ा भी 4th सेमेस्टर पढ़ा है तो ये आंसर आपको पता ही होगा। तो हम लोग भी आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा डी, ये सभी। ये सभी अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि तीनों ही अंतरंग के साधन हैं, या अंतरंग के साधन हैं। ओके, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक तनाव के प्रकार हैं। तो आपको बताना है मनोवैज्ञानिक तनाव के कौन से प्रकार हैं। पहला ऑप्शन अहम रहित, दूसरा ऑप्शन अहम निहित, तीसरा ऑप्शन दोनों, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर के लिए भी और बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए भी। ओके, तो हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो हमारा आंसर है सी, अर्थात दोनों ही, अहम रहित अहम निहित दोनों ही मनोवैज्ञानिक तनाव के कारण हैं। ओके, हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कहता है कि तनाव कम करने की अप्रत्यक्ष विधियां निम्नलिखित में हैं, कौन सी हैं। पहला ऑप्शन पृथकीकरण, दूसरा ऑप्शन है विश्लेषण एवं निर्णय, तीसरा ऑप्शन अवधान एवं प्राप्ति की नियुक्ति, चौथा ऑप्शन कार्यविधि में परिवर्तन। तो आपने आंसर चूज कर लिया है कि नहीं। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। तो आंसर हमारा है ए, पृथकीकरण। पृथकीकरण से ही तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विधियों में से एक है। तो हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि तनाव के प्रकार हैं। तो आपको बताना है तनाव के कौन से प्रकार हैं इन ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन है जैविक तनाव, दूसरा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक तनाव, तीसरा ऑप्शन सामाजिक तनाव, चौथा ऑप्शन ये सभी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से तनाव के कारण है।
कारण या प्रकार है, कारण नहीं प्रकार है। ओके, तो आप हम लोग ऑप्शन का आंसर देख लेते हैं। तो आंसर हमारा डी, ये सभी जैविक तनाव, मनोवैज्ञानिक तनाव, सामाजिक तनाव, ये तीनों ही तनाव के प्रकार हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कहता है कि अष्टांग योग के कितने अंग हैं। तो पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 10। तो अब बताना है कि अष्टांग योग के कितने अंग हैं। तो इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। आंसर है हमारा ए, अर्थात 8। नाम से ही पता चल जाता है ना, अष्टांग, अष्टांग मतलब 8, याद करना भी आसान है। और ये क्वेश्चन हमारा बीटीसी में काफ़ी बार पूछा जाता था और पूछा जाता रहेगा ये आगे भी, अगर आप बीटीसी चलती रही और डीएलएड चलती रही तो आप इसको नोटेड डाउन जरूर कर लें। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कहता है गेट्स एवं अन्य ने तनाव कम करने की विधियों को कितने भागों में विभाजित किया है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 1। तो आपको बताना है गेट्स एवं अन्य के द्वारा तनाव कम करने की विधियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आपने आंसर चूज कर लिया है कि नहीं? ठीक है, तो हम लोग भी आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है ए, अर्थात 2। ओके, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अर्थात टेट सुपर टेट के लिए भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ओके, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कहता है प्रतिगमन का अर्थ है। पहला ऑप्शन जो हमारा है नियत व्यवहार को अपनाना, दूसरा ऑप्शन है पूर्ण व्यवहार को अपनाना, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों को अपनाना, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि प्रतिगमन का अर्थ है। हम लोग भी आंसर देख लेते हैं। आपने भी आंसर चूज कर लिया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन है बी, पूर्ण व्यवहार को अपनाना ही प्रतिगमन का सही अर्थ है। ओके, हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आशावादिता एक घटक है। तो आपको बताना है कि आशावादिता जो एक घटक है वो किसका एक घटक है। सकारात्मक सोच का घटक है, दूसरा ऑप्शन नकारात्मक सोच का घटक है, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों के, चौथा ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं। तो आपने आंसर चूज कर लिया है कि नहीं? ठीक है, तो हम भी आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा ए, अर्थात सकारात्मक सोच का आशावादिता एक घटक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है हमारा कहता है कि अष्टांग योग के प्रतिपादक कौन है। पहला ऑप्शन हमारा है महर्षि पतंजलि, दूसरा ऑप्शन है हमारा बाबा रामदेव, तीसरा ऑप्शन है ओशो, चौथा है अरविंद। तो आपको ये आंसर पता होगा, रटा होगा, तो हम भी आंसर देख लेते हैं। आंसर हमारा है पहला, महर्षि पतंजलि द्वारा अष्टांग योग के बारे में बताया गया है। ठीक है, या महर्षि पतंजलि अष्टांग योग के प्रतिपादक हैं। ओके, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे कहता है कि अष्टाध्यायी पर भाष्य ग्रंथ कितने लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा इस पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हिंदी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, टेट सी टेट सुपर टेट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसको आप स्क्रीनशॉट जरूर कर लें। ओके, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है हमारा ए, पतंजलि। पतंजलि द्वारा अष्टाध्यायी पर भाष्य ग्रंथ लिखा गया है। ओके, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि योग दर्शन की प्रेरणा है, और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और ये हमारा 2016 और 2018 में आ चुका है, इसलिए ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका भी आंसर पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे महर्षि कपिल, दूसरा ऑप्शन है महर्षि कणाद, तीसरा ऑप्शन है महर्षि पतंजलि, चौथा ऑप्शन महर्षि विश्वामित्र। तो आपको आंसर पता है, हम भी आंसर देख लेते हैं। आंसर है हमारा सी अर्थात महर्षि पतंजलि द्वारा योग दर्शन की प्रेरणा को माना गया है। योग दर्शन की जो प्रेरणा है वो महर्षि पतंजलि को माना गया है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे कहता है कि अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2018 में भी ये पूछा जा चुका है। ठीक है, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका जो पहला जो ऑप्शन है वो है प्राणायाम, दूसरा ऑप्शन है आसन, तीसरा ऑप्शन है विधि विधान, चौथा ऑप्शन है ध्यान। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो हम भी आंसर देख लेते हैं। आपने भी आंसर चूज कर लिया होगा। तो आंसर हमारा सी, विधि एवं विधान। तो विधि एवं विधान अष्टांगिक योग में शामिल नहीं है,
इसके अलावा प्राणायाम, आसन, ध्यान, धारण, ये सभी अष्टांगी योग में शामिल हैं। ओके, अब हम बात करते हैं अपने अगले चैप्टर के बारे में, चैप्टर नंबर 6 मतलब अध्याय 6, और अध्याय 5 हमारा खत्म हो चुका है। जो भी अध्याय 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं अध्याय 6 के बारे में, जो कि है भारत में धार्मिक सहिष्णुता एवं मानवाधिकार के बारे में। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो है हमारा मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस विषय के लिए भी, बीटीसी के लिए भी, टेट सुपर टेट के लिए भी, और एसएस में भी जितनी भी एग्जाम आते हैं एसएससी वगैरह के, एसएसटी में पूछा जाता है, जीके वगैरह में। ओके, तो सबसे पहला ऑप्शन 20 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 10 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 11 दिसंबर, चौथा ऑप्शन है 8 दिसंबर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपने आंसर चूज कर लिया है, ठीक है, तो हम भी आंसर देख लेते हैं। तो आंसर हमारा बी है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई है। पहला ऑप्शन है हमारा 1920, दूसरा ऑप्शन है 1923, तीसरा ऑप्शन है 1929, चौथा ऑप्शन है 1921। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपने आंसर चूज कर लिया है, ठीक है, तो हम भी आंसर देख लेते हैं। तो आंसर हमारा ए 1920 में। 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, और ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट जो आंसर आते हैं उसके लिए भी। ओके, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट के लिए, बीडीसी के लिए। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर कर लें। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन हमारा बीटीसी 2018 में पूछा जा चुका है। तो पहला ऑप्शन है हमारा 26 जनवरी 1945, दूसरा ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1945, तीसरा ऑप्शन है हमारा 24 नवंबर 1945, चौथा ऑप्शन है हमारा 26 दिसंबर 1945। तो हम लोग आंसर देख लेते हैं, आपने भी आंसर चेक कर लिया होगा, ठीक है। तो आंसर है हमारा बी 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और आप ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर के लिए भी नोटेड डाउन जरूर कर लें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी चल रहे हैं, इनमें से क्वेश्चन आने ही आने होते हैं आपके एग्जाम में। अब हम बात करते हैं चौथी क्वेश्चन के बारे में। चौथा क्वेश्चन है हमारा 10 दिसंबर 1948 को जारी मानवाधिकार घोषणा पत्र के अधिकारों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला ऑप्शन जो हमारा है वो है 3, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 2। तो हम लोग आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या कहता है। तो आंसर हमारा ए 3 भागों में मानवाधिकार घोषणा पत्र के अधिकारों को बांटा गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ व्यवहार में लाई जाने वाली भाषाओं की संख्या लगभग है। तो आपको बताना है कि कितनी भाषाओं की संख्या है। पहला ऑप्शन है हमारा 222, दूसरा ऑप्शन है 220, तीसरा ऑप्शन है 545, चौथा ऑप्शन है 522। तो आपने आंसर चूज कर लिया है कि नहीं, ठीक है, तो हम भी आंसर देख लेते हैं। तो हमारा आंसर है ए 222 भाषाओं को लगभग व्यवहार में लाई जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। पहला ऑप्शन है रॉबर्टसन, दूसरा ऑप्शन है एंथनी गिडेस, तीसरा ऑप्शन है प्रोफेसर के मनस्वी, चौथा ऑप्शन है प्रोफेसर टी के राघवन। तो आपको बताना है कि वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग इनमें से किसके द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। पहले इसमें जो ऑप्शन है एंथनी गिडेस के द्वारा यह वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है कि डेमोक्रेसी किस भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। आपको बताना है कि किस भाषा से डेमोक्रेसी शब्द का उदय हुआ है या बनाया गया है। पहला ऑप्शन है हमारा लैटिन भाषा, दूसरा ऑप्शन है यूनानी भाषा, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंच भाषा, चौथा ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा। तो आपने इसका आंसर आंख बंद करके भी चूज कर लिया होगा, ठीक है। तो हम भी लोग भी आंसर देख लेते हैं। आंसर है हमारा बी यूनानी भाषा। तो डेमोक्रेसी जो शब्द है वो यूनानी भाषा का शब्द है। ओके, हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि क्वेश्चन नंबर 8 वर्तमान में भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो ये क्वेश्चन कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ कि पहला ऑप्शन हमारा 22, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 20,
चौथा ऑप्शन है 21। तो हम लोग भी इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा एस, आई थिंक। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट जरूर करें, ठीक है। हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता है विश्व मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 10 दिसंबर को, दूसरा ऑप्शन है 10 अक्टूबर को, तीसरा ऑप्शन है 24 अक्टूबर को, चौथा ऑप्शन है 5 सितंबर को। तो इस सवाल का आंसर भी पहले निकल चुका है पहले वाले ऑप्शनों में, तो आपको पता ही होगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए 2016 के बीटीसी में भी आ चुका है और इस वर्ष भी आने की पूर्ण संभावना है। ओके, तो आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन है हमारा एस। बताइए आपके हिसाब से कौन है। इसमें भी आंसर एस दिया है, आपको क्या लगता है कौन सही होगा। ठीक है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है ए अर्थात 10 दिसंबर को। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कहता है लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। आपको बताना है कि लोकतंत्र का जो मूलभूत सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है हमारा विशेषाधिकार, दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता, तीसरा ऑप्शन समानता और चौथा ऑप्शन है बंधुत्व। ओके, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। और ये क्वेश्चन बीटीसी में 2016 में आ चुका है, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से एक है। ओके, आप इसको स्क्रीनशॉट जरूर करें। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा आंसर है एस। इसका भी आंसर इसमें नहीं दिया है, अर्थात आपको अगर आप चाहें तो इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है विशेषाधिकार। तो जो हमारा विशेषाधिकार है वो आंसर इसका सही है। लोकतंत्र का मूल जो सिद्धांत नहीं है वो है विशेषाधिकार। ओके, हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली द्वारा किस दशक को विश्व के बच्चों के लिए शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है। यह क्वेश्चन 2016 की बीटीसी में आ चुका है। इसके ऑप्शन जो आपके सामने हैं 1981 से 1990, दूसरा ऑप्शन है 1991 से 2000, तीसरा ऑप्शन है 2001 से 2010, चौथा ऑप्शन है 2011 से 2020। तो आपके अनुसार कौन सा आंसर जो है सही है इसका। ठीक है, तो हम लोग भी आंसर देख लेते हैं। आंसर है सी, 2001 से 2010 तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कहता है कि लोकतंत्र शासन वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा जनता के लिए होता है। यह कथन किसने कहा था। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर कंपटीशन के लिए। ओके, और आपके एग्ज़ाम के लिए तो है ही है, तो आपको बताना है। तो हम लोग भी ऑप्शन पहले सुन लेते हैं, फिर आपको आंसर बताना है। तो ऑप्शन पहला है रूसो, दूसरा ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन है 106 सिद्धांत। ये क्या था। तीसरा ऑप्शन इसको छोड़ देते हैं, तीसरा ऑप्शन किसी और का ऑप्शन ये लिख गया यहाँ पे दोबारा से। चौथा ऑप्शन जो है हमारा कार्ल मार्क्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो आंसर हम भी देख लेते हैं, आपको भी पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आप भी इसको याद कर लें, नोट इट डाउन कर लें कहीं पे। तो ऑप्शन हमारा बी, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन द्वारा कहा गया है लोकतंत्र शासन वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा जनता के लिए होता है। ओके, अब हम बात करते हैं अपने अगले अध्याय के बारे में। 6वां अध्याय भी यहाँ पे ख़त्म होता है। 7वें अध्याय का जो नाम है वो है सतत विकास एवं पर्यावरण। तो सतत विकास एवं पर्यावरण का पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है 2002 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया ये आपको बताना है। पहला जोहान्सबर्ग, दूसरा ऑप्शन कीनिया, तीसरा ऑप्शन है ब्राज़ील, चौथा ऑप्शन स्टॉकहोम। और ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये महा इम्पोर्टेंट है, अर्थात मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, स्क्रीनशॉट जरूर ले लें इस क्वेश्चन का। तो जो आंसर है वो आंसर मैं आपको शो कर देता हूँ। तो आंसर हमारा है ए है जोहान्सबर्ग। तो 2002 के में जो विश्व सदस्य विकास शिखर सम्मेलन हुआ था वो जोहान्सबर्ग में हुआ था, या जोहान्सबर्ग, जो भी आप इसको पढ़ना चाहें आप। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि स्टॉकहोम सम्मेलन में मानव पर्यावरण की रक्षा के लिए कितने सिद्धांत बताए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 16 सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है 26 सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है 106 सिद्धांत,
और चौथा ऑप्शन है हमारा बी सिद्धांत। तो आपको इसका आंसर जल्दी से जल्दी सोच के बताना है, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये भी है इस सब्जेक्ट के लिए भी और अदर कंपटीशन के लिए भी। ओके, हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर हमारा बी अर्थात 26 सिद्धांत बताए गए। स्टॉकहोम सम्मेलन में मानव पर्यावरण की रक्षा के लिए 26 सिद्धांत बताए गए हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, सतत विकास के आयाम है। तो पहला जो विकल्प है वो हमारा है आर्थिक आयाम, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक आयाम, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरणीय, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आपको बताना है कौन सा आयाम है। तो आपने आंसर चूज कर लिया है, ठीक है। तो हम भी आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा डी अर्थात ये सभी, आर्थिक सामाजिक पर्यावरणीय तीनों ही सतत विकास के आयाम में से हैं। ओके, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को कब स्वीकार किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, 2M प्लस IMP। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से है ये, ठीक है। तो आपको बताना है कि कब स्वीकार किया है। पहला ऑप्शन जो हमारा है 11 दिसंबर 1997, दूसरा ऑप्शन है हमारा 10 दिसंबर 1990, तीसरा ऑप्शन है हमारा 16 दिसंबर 1997, चौथा ऑप्शन है 11 अक्टूबर 1997। तो आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो हम लोग भी आंसर देख लेते हैं। आपने आंसर चूज कर लिया ना, ठीक है। आंसर है हमारा पहला अर्थात 11 दिसंबर 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया। ओके, और ये किस सम्मेलन में था? ये कौन सम्मेलन था? तीसरा सम्मेलन था। किसका सम्मेलन था? UNFCCC, ठीक है, UNFC का आप बोल सकते हैं शॉर्ट में भी। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जलवायु परिवर्तन पर एक सम्मेलन आयोजन किया गया। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जलवायु परिवर्तन पर आयोजन किया गया सम्मेलन है। पहला ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल, दूसरा ऑप्शन है रियो शिखर सम्मेलन, तीसरा ऑप्शन है बाली सम्मेलन, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। आपने आंसर चूज कर लिया है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें इस क्वेश्चन का, क्योंकि कहीं कहीं पूछ देते हैं। अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। तो हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा सी, बाली सम्मेलन जलवायु सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, और जलवायु परिवर्तन के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया था। ओके, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है पर्यावरण विकास पर विश्व आयोग की स्थापना की गई। तो आपको बताना है कि कब की गई है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है हमारा वो है 1987, दूसरा ऑप्शन है 1983, तीसरा ऑप्शन है 1992, चौथा ऑप्शन है हमारा 1997। तो आपने इसके ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, आपको आंसर चूज करना है। तो आई थिंक आपने कोई ना कोई तो आंसर चूज कर लिया होगा। तो हम लोग भी आंसर देख लेते हैं। तो आंसर हमारा बी अर्थात 1983 को पर्यावरण विकास का विश्व आयोग की स्थापना 1983 में की गई। ओके, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है कि मृदा अपरदन के अनेक कारण हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कारण है जो अपरदन के लिए जो इन ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है अत्यधिक चराई, दूसरा ऑप्शन है वनों की कटाई, तीसरा ऑप्शन है कृषि के गलत तरीके, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आपको बताना है कि मृदा का जो क्षरण होता है, जो मृदा का अपरदन होता है वो किसके कारण होता है, ठीक है। तो आपने आंसर चूज कर लिया है, हम भी आंसर देख लेते हैं। तो ये आंसर हमारा डी, ये सभी, ठीक है। तो ये सभी मृदा क्षरण के या अपरदन के कारण हैं। ओके, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता है कि पर्यावरण के अवक्रमण के कारण है। पर्यावरण के अवक्रमण के कारण हैं। पहला ऑप्शन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, दूसरा ऑप्शन है शहरीकरण, तीसरा ऑप्शन है डी दोनों, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो शहरीकरण का मतलब है अत्यधिक स्मार्ट सिटी वगैरह जो बनाई जा रही है, मतलब सिटी गाँव को तोड़ के या पेड़ों को काट के जो शहरीकरण किया जा रहा है उसको बोलते हैं, ठीक है, शहरीकरण। तो इसका आंसर आपने चूज कर लिया कि नहीं? तो हम लोग भी आंसर देख लेते हैं। तो आंसर हमारा सी, दोनों ही, मतलब प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के द्वारा और शहरीकरण के द्वारा ही पर्यावरण को बर्बाद किया जाता है। सभी जानते हैं लेकिन करना फिर भी करना है, सभी को क्या बताएं। तो सबसे अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि रियो
पृथ्वी सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधि कौन था? तो आपको बताना है कि रियो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पहला ऑप्शन है कपिल सिब्बल, दूसरा ऑप्शन है पीवी नरसिंह राव, तीसरा ऑप्शन है किवाना और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर पता है? ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की में इसको आप डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कंपटीशन लेवल के लिए और एसएसटी वगैरह के एग्ज़ामों के लिए भी, जो भी एसएससी के जो एग्ज़ाम में जो एसएसटी का जो पोर्शन आता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, इसका आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं। इसका आंसर हमारा बी, पीवी नरसिंह राव के द्वारा रियो पृथ्वी सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था। हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कहता है कि रियो सम्मेलन में कितने देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट तो है ही इस सब्जेक्ट के लिए भी और अदर कंपटीशन के लिए भी। तो आपको बताना है कि पहला ऑप्शन है 165 देशों ने, दूसरा ऑप्शन है 161 देशों ने, तीसरा ऑप्शन है 162 देशों में, चौथा ऑप्शन है 168 देशों ने। तो आंसर हम लोग देख लेते हैं कौन सा इसमें से सही होगा। तो आंसर हमारा सी, 162 देशों ने 162 देशों ने रियो सम्मेलन में समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ओके, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कहता है यूएनएफसीसीसी का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपको बताना है कि यूएनएफसीसीसी का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था। ओके, तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा है भारत में, दूसरा ऑप्शन अमेरिका में, तीसरा ऑप्शन जापान में, चौथा ऑप्शन चीन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। इसका ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी का मतलब चीन में ये तीसरा सम्मेलन कराया गया था। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12 और ये हमारा सतत विकास के जो विषय है इस विषय का लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों में से एक है। तो आखिरी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कौन सा है। वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? वर्ल्ड रिसोर्सेज एवं इंडस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? पहला जिमरमैन, दूसरा है अरस्तु द्वारा, तीसरा है रूसो द्वारा, चौथा है दुर्खीम के द्वारा। तो आपको इसका आंसर शायद नहीं पता होगा। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। तो हम लोग भी इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है हमारा ए, जिमरमैन द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। ओके, तो आज का ये वीडियो और इस सब्जेक्ट का ये लास्ट वीडियो था। पार्ट 1 अगर आपको देखना है तो मैंने पहले बता दिया है कि उसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख पाएंगे। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट का ये लास्ट वीडियो था और मैं इसके साथ साथ आगे जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। तो आप उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी बांटें, भाई ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।